मेरा नाम दानिश है। जब मैं 3 साल का था तब मेरा बाप फौत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और मैं अब 12 साल का हो गया था। गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं अपनी माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी ही अजीब नजरों से देखते थे। एक रात मैं सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर इसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डरकर उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोगे बल्कि बाहर शहर में सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ गुस्सा मुझ पर निकल रही है। और माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक रात अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें ये घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अम्मा ही मेरी माँ और बाप थी। इनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? अम्मा बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इस घर से जाना होगा। फिर अम्मा ने काले कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। अम्मा किसी मुर्दे की तरह चलती जा रही थी। अम्मा के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें इन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, ये शायद हमारे ही इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे सवाल के बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। इसका मतलब तो यही था कि वो अम्मा का जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे घर में मुंतकिल हो गए थे। ये घर शहर में था। वो आदमी हमें इस घर में छोड़कर गया था, पर अम्मा का इस आदमी के साथ ताल्लुक कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर, वो हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। अम्मा ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। फिर अम्मा मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा इन्हें घूरता जा रहा था। अब मैं ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए हैं। बेटा, अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। अम्मा की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली की नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गलीज बातें कही थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच पर पड़ गई और आज ये सब हो गया था। अम्मा ने मुझे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करते थे, तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा बोली, यहाँ मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुम्हें मेहनत करना होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन अम्मा ने मेरे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं रात दिन पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश न रहता। लेकिन अम्मा घर में पैसे कहाँ से लाती थी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। अलबत्ता अम्मा की कुछ अजीब और गरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी। मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। अम्मा अब मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक रोज दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी, तो मैं बाहर आया तो अम्मा सब्जी काट रही थी। मैंने कहा कि अम्मा, मुझे छत पर जाना है, मगर अम्मा ने मुझे छत पर ना जाने दिया। अम्मा बोली, बेटा, अब तो बड़ा हो गया है और आसपास घरों में पर्दे का मसला है। इससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तो छत पर मत जा। मुझे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था। वो मुझ पर इतनी सख्तियां क्यों कर रही थी? मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो अम्मा कहने लगी, बेटा, तुम अभी नहीं जा सकती, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो अम्मा कहने लगी, बेटा, तुम अभी नहीं जा सकती, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अम्मा की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया था, मगर आज मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि अम्मा ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती हैं। आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। वहाँ मेरी नजर दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, मेरा दम घुट रहा है, मैं यही सोना चाहता हूँ। मेरी नजर फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। जब मैंने गौर से देखा तो कहा, अम्मा, ये चारपाई तुमने किस लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है। तब क्या भी है? अम्मा मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा, ये मैंने वैसे ही रखी है। क्यों अम्मा, इस चारपाई पर कौन सोता है?
तुम मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझसे खफा होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है बेटे? मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे अब्बा की रूह आती है। अब्बा की रूह? अम्मा, इतनी तो तोहमत पुरुष ना बनो। मैंने अपनी माँ से तो ये कह दिया था। अब मेरा शक मजीद बढ़ गया था। हर बार जब मैं अम्मा की कोई नई चीज देता तो मेरे जहन में पिछली सारी बातें घूमने लगती। अम्मा की बातों पर अब मैं मजीद शक करने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर अम्मा ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर तो सोया जा सकता है। फिर खुदा जाने क्या वजह थी कि अम्मा दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोती थी। बहरहाल मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब अम्मा की बाकी चीजों पर भी नजर रखूंगा, छत पर भी सो जाऊंगा। फिर इससे पहले ही ये कैसा वाकया मेरे साथ हो गया जिसने मेरे जहन को मजीद मशकूक कर दिया। अम्मा की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। हुआ यूं कि इन दिनों अम्मा से छुपकर मैं एक वर्कशॉप पर काम करने लगा था। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करता था। पर अब मैं कुछ हुनर सीखकर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं ताकि अम्मा पर ज्यादा बोझ ना बनूं। ना जाने अम्मा पैसे कमाती कैसे थी, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था। पर मैं ये जरूर जानता था कि अम्मा को पैसों की जरूरत होती है। वो पाई पाई का हिसाब के लिए करती है क्योंकि इसके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात यह थी कि घर में सारे जेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। अम्मा ने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि अब वो इन जेवरात को पहनने लगी थी। और मैं जब भी अम्मा को देखता वो रंगीन कपड़े पहने खुशबाश होती थी। इसे देखकर लगता कि अम्मा हरगिज बेवा नहीं है। बेवा औरतों के तो रंग ढंग चाल डाल ही और होते हैं। उन्होंने सफेद या मुल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही गमगीन रहती हैं। कम अज कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था। पर मेरी अम्मा उल्टा सच सवर कर रहती थी। खुद को कभी भी बूढ़ा ना होने देती थी, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर जरूर रखती थी। मैं अम्मा की बातों पर कभी भी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले ये और वाकये ने मुझे अम्मा की तरफ ज्यादा मशगूल कर दिया था। हुआ यूं कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था वहां एक दिन मुझे सलीम नामी एक लड़का मिला। वो लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। वो भी आकर मेरी तरफ तवज्जो देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो, किस गांव से ताल्लुक रखते हो? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। मजे की बात तो ये थी वो मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं इसे नहीं जानता था। आज वो मुझे 1 साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वो कहने लगा, तुम यहाँ आ गए हो, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी अम्मा रातों रात इस मोहल्ले को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई हैं और तुम भी यही नजर आए। हम तो ये समझे कि खुदा ना खासा तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी अम्मा की तो वैसे भी बहुत से लोग के साथ। यह कहकर इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी अम्मा ठीक है? इसने अजीब से लहजे में पूछा। इसके लहजे में हकारत थी। मैंने कहा, हाँ अम्मा ठीक है। मैंने इसे बहुत खरीदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत मासूम होते हैं, जो अपनी माओ के किरदार की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। इसने ये बात बातों बातों में ही की थी, तो मैं इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिखा सका। मगर मेरा अपनी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि अम्मा को रंगे हाथों पकड़ूं। अब मैं समझदार हो गया था, जमीन की ऊंच नीच समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी से मिलती है, इसका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर तो जरूर है, या फिर कोई और बात तो है जिसकी वजह से मेरी माँ इतना मुतमईन है। इस रात घर आकर मैंने हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैंने जैसे ही अम्मा के कमरे के बाहर रखे जूतों देखे तो मेरी तो जैसे तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मा के कमरे के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। इन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया था कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि बजाय अम्मा के कमरे पर दस्तक देकर इनको मौका देने से अच्छा है मैं यही बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वो आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर सहन में बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था।
मैं अपने कमरे में बैठकर अम्मा पर नजरें जमाए हुए था। रात के काफी सारे पहर गुजर गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नजरें चौकन्ना थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर ही बैठा हुआ था। और सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि अम्मा के कमरे के बाहर काम कर रही थी। वो जाग गई थी। ये देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं अम्मा को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था, क्योंकि ना ही वो जूते वहां थे और ना ही कमरे में ऐसे कोई आसार थे। मुमकिन है कि वो शख्स जा चुका था। मैंने देखा कि घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर मैं अम्मा से मजीद सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया, दिल ही दिल में उड़ने लगा कि अब मैं अम्मा का राज कल जरूर फाश करूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा। और जब वो शख्स आएगा तो जरूर देखूंगा कि ये कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद ना आए। मैं इस शख्स का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि अम्मा मुझे देख लेगी। मैं घर के अंदर आकर सहन में बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। इसने मुझसे पूछा कि दानिश बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा। तब माँ मेरे बहुत करीब आ गई और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अम्मा बोली कि बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम कितनों दिनों से मुझ पर पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं सुर्ख कपड़े क्यों पहनती हूँ, वो जेवर किस लिए पहनती हूँ। अम्मा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। अम्मा, आपको मेरी हर बात पता है। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, अम्मा, मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आई? क्या मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रोने लगा तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुम पर अनशान कर दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो अम्मा, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बता दो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जुम्मे वाले दिन तुम्हारा निकाह है। अगर तुम मेरी मर्जी से ये निकाह कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता दूंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा। मैंने मजीद कोई सवाल नहीं किया था और माँ की बात मान ली थी। अब मुझे जुम्मा के दिन का बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र अब 17 साल हो चुकी थी। अम्मा मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे ये मैं नहीं जानता था। जुम्मे वाले दिन अम्मा मुझे गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में गई। वहां बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। वहां मुझे और अम्मा को एक बड़े कमरे में जाकर इज्जत से बिठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें शादी से कोई एतराज तो नहीं? मैंने नफी में सर हिला दिया। तुम हमारे बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था अम्मा मेरी इस लड़के से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके 7 भाई हैं। खैर, थोड़ी ही देर के बाद निकाहनामा मेरे सामने लाया गया, जिस पर मैंने दस्तखत कर दिए थे। यूं सबा मेरी बीवी बन गई। अब सबा में क्या नुक्स था जिसकी वजह से इन 7 भाइयों ने इसकी शादी मुझसे की थी? ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि सबा का ये एक टांग से लंगड़ी थी और कोई नौजवान इससे शादी करने को राजी नहीं था। इन्होंने अम्मा को और अम्मा ने इनको ना जाने कैसे ढूंढा था। बस मेरी शादी सबा से हो गई थी, मगर वो बेहद खूबसूरत थी। और जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज्यादा इस बात का तजस्सुस था कि अम्मा ने मुझसे इतने ज्यादा राज क्यों छुपाए हैं। अब वो मेरी माँ थी और वो एक बेवा औरत भी थी। मैं इनसे सख्ती से भी नहीं पहुंच सकता था। माँ ने जो शर्त रखी थी वो मैंने पूरी कर दी थी। मेरी बीवी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया, इसे कहा कि अम्मा, अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराई और बोली कि इधर आओ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा करो मगर तू कभी अपनी बीवी से इन बातों का तस्करा नहीं करेगा। मैं अम्मा के पास बैठ गया तो अम्मा ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस माशरे में औरत जितनी ही पाक क्यों ना हो, ये मर्दों का माशरा है। अकेली और तन्हा औरत पर इल्जाम जरूर है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था। हमारा छोटा सा घर था, तुम मेरे पास सोते थे और गांव में बहुत से घटिया लोग की नजरें मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ थी,
इस शीशे वाली खिड़की से वाज़ा तो नजर नहीं आता था, मगर ये जरूर पता चल जाता था कि कमरे में कितने लोग हैं। जब हम माँ बेटे कमरे में सोते तो गलीज लोगों की गलीज निगाहें हम पर होती थी। वो अपने नापाक दिमाग में यही सोचते थे कि रात के वक्त कमरे में मेरे साथ कोई मर्द मौजूद है। वो लोग मुझे एक बुरी औरत समझते थे। एक दिन जब उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा तो मैं डर गई थी और तुम पर भी गुस्सा किया कि तुम आज से अलग सोया करोगे। मगर जब लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। यहाँ पर मैंने बहुत मजबूरी में एक आदमी से निकाह कर लिया था। वो इंतहाई नेक और शरीफ इंसान था। मैंने इसके साथ सिर्फ एक कागजी निकाह किया था ताकि मुझे तोहफा मिले और मैं सारी जिंदगी बेवा न कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियां और जेवरात इसलिए पहनती थी कि यहाँ आने वाली हर औरत को ये बता सकूं कि मैं सुहागिन हूँ, बेवा नहीं हूँ। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। हर आने वाली औरत मासूम और शरीक नहीं होती। इनमें कुछ चार बाजियां भी होती हैं और बुरे मर्द तो हर जगह मौजूद हैं। वो तन्हा औरत के पीछे पड़ जाते हैं। मैं अपने जेवरात के जरिए सभी को यही पैगाम देती कि मैं एक बेवा नहीं हूँ बल्कि मेरा शौहर भी है। मगर बेटा, तुम इस इंसान की फिक्र ना करो जिसमें मुझसे कागज निकाह किया है। इसके पहले बीवी फौत हो गई है। वो कभी कभार मेरे पास जरूर आता है, यहाँ रहता है और मुझे महीने भर के खर्चे के पैसे भी देता है। इस निकाह ने मुझे बहुत तोहफे दिया है। रही बात इन जूतों की, वो तो मैं रोजाना इसीलिए रखती थी कि हर आने जाने वाले को अंदाज हो कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं होने दिया। और जिस लड़के से तुम्हारी शादी की है ये इस आदमी की भांजी है। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है मगर इससे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। बस मैंने तरस खाकर इस लड़की की शादी तुमसे कर दी है। अगर अब भी तुम्हें अपनी माँ पर कोई शक है तो तुम इस आदमी से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं अम्मा की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने कहा, अम्मा मैंने तो शादी कर ली है, मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास छोड़ाता हूँ। मैं इतना तंग दिल भी नहीं कि मैं अपनी माँ के खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी झूठी गैरत को तस्लीम दूँ। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम कभी मुझ पर शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी वो तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने अम्मा को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि इस माशरे की औरतें वाकई मजलूम हैं, चाहे वो अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों न लगा दे। इस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी बीवी और माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। मेरा सौतेला बाप कभी कभार हमें मिलने आ जाता है, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।